हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मेरा नाम धीरज मोहन द्विवेदी और आज मैं शुरू करने जा रहा हूं आपके क्लास 10th फिजिक्स का मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में एग्जाम्पलर क्वेश्चन में शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। लास्ट वीडियो बेटा मैंने खत्म किया था आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन और आज हम देखने जाएंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस। ठीक है, तो चलें शुरुआत करें। अपन तैयार हो? बिल्कुल, चलो देखते हैं यहां पर क्या बोलता है बेटा। क्वेश्चन नंबर 13 में बिल्कुल ध्यान से पढ़ना, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है, ठीक है, तो रुक के एक पार्ट वाइज आप इसको पढ़ना। अ मैग्नेटिक कंपास निडल इज प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ पेपर। ये दिख रहा है आपको, ये आपका प्लेन ऑफ पेपर है, ये मैग्नेटिक कंपास को यहां पर रख दिया गया है। ठीक है, ओके। नियर पॉइंट ए एज शोन इन फिगर। ठीक है बेटा, पॉइंट ए के करीब में एक मैग्नेटिक कंपास को प्लेस कर दिया गया है। ठीक है, ओके। इन विच प्लेन शुड अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर बी प्लेस्ड सो दैट इट पासेस थ्रू ए एंड देयर इज नो चेंज इन द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास। मतलब क्या बोलता है वो कि एक मेरे पास स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस करंट कैरिंग कंडक्टर को मैं कहां पर रखूं ताकि वो पॉइंट ए से पास हो, लेकिन उस कंपास में कोई डिफ्लेक्शन ना हो। ठीक है बेटा, पहला सवाल यहां पर क्या बोल रहा है कि उस स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को आप कहां पर प्लेस करेंगे, मतलब कैसे प्लेस करेंगे ताकि वो पॉइंट ए से भी पास हो और इस कंपास में कोई डिफ्लेक्शन ना आए, मतलब इस निडल में कोई डिफ्लेक्शन ना आए। ठीक है बेटा, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। मेरे पास है एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। ऑब्वियस सी बात है, करंट कैरिंग कंडक्टर है मतलब वो एक मैग्नेट है, और उस मैग्नेट को अगर आप यहां पर रखोगे तो भैया अपना मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, और अगर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा मतलब इसको डिफ्लेक्ट करना चाहिए। लेकिन आप किस तरीके से प्लेस करोगे उस पर डिपेंड करेगा कि यह डिफ्लेक्ट कर पाएगा कि नहीं। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना। यह जो कंपास है इसको रखा है तुमने प्लेन ऑफ पेपर पे। ठीक है, यह मान लो प्लेन ऑफ पेपर है। अब बताओ, यह है कंपास। अब यह कंपास ऐसे डिफ्लेक्ट कर सकता है सिर्फ, है कि नहीं? वो कभी ऐसे डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा ना। मतलब यह कंपास इनटू द पेपर अंदर की तरफ डिफ्लेक्ट तो नहीं कर पाएगा, वो सिर्फ लेफ्ट राइट डिफ्लेक्ट कर पाएगा, सिर्फ अलोंग द पेपर डिफ्लेक्शन हो पाएगा उसका सिर्फ। हाँ है ना? ठीक है। अब बताओ, अगर मैं यहां पर स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करता हूं लाइक दिस, मान लो बेटा मैंने ऐसे प्लेस कर दिया करंट कैरिंग कंडक्टर को ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, मैंने बेटा करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर दिया ऑन द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, अब बताओ इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा इस पॉइंट पर, वो डायरेक्शन क्या होगा उस मैग्नेटिक फील्ड का? देखो ध्यान से, आप लगाओगे राइट हैंड थंब रूल। आपने थंब को पॉइंट किया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है, और अपने फिंगर्स को मूव करोगे तो आप बताओ इस वाले पोजीशंस पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इनटू द पेज, इनटू द पेज, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड जो होगा यहां पर वो कैसा होगा? इनटू द पेज। ठीक है, अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा, और जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होता है उसी डायरेक्शन में निडल को डिफ्लेक्ट करना चाहिए। अब बताओ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, पेपर के अंदर की तरफ है, लेकिन क्या कंपास अंदर की तरफ मूव कर पाएगा? नहीं, है कि नहीं? उसका डिफ्लेक्शन सिर्फ लेफ्ट राइट हो सकता है, इनटू द पेपर नहीं हो सकता।
है कि नहीं? मतलब ये वो पोजीशन है, ऐसे अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस करेंगे तो इस निडल का कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगा। चले, तो आपको यहां पर यह समझ में आया कि अगर हम कंडक्टर को प्लेस करते हैं ऑन द प्लेन ऑफ पेपर, ठीक है, तो इस कंपास में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा, उस निडल में कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, तो यहां पर आंसर आप क्या लिखेंगे? When we place conductor carrying current on the plane of paper, on the plane of paper, then निडल, या हम सिंपल बोलें then compass shows no deflection, कंपास कोई डिफ्लेक्शन शो नहीं करेगा। ठीक है, अब देखना ध्यान से बेटा, इसमें एक और सवाल है। क्या है वो सवाल? सुनना ध्यान से। बोलता है अंडर व्हाट कंडीशन इज द डिफ्लेक्शन मैक्सिमम एंड व्हाई? किस कंडीशन में डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा और क्यों होगा, यह सवाल है। ठीक है, अब ध्यान देना बेटा आप लोग यहां पर, किस कंडीशन में डिफ्लेक्शन मैक्सिमम होगा? तो देखो ध्यान से बेटा, आप बताओ, कंपास जो है वो डिफ्लेक्ट कर सकता है अलोंग द प्लेन ऑफ पेपर, है कि नहीं? उस प्लेन ऑफ पेपर पे ही उसका डिफ्लेक्शन हो सकता है सिर्फ। ठीक है, अब मैं यहां पर अगर कंडक्टर को प्लेस करता हूं ऐसा, ठीक है, मतलब अगर मैं कंडक्टर को प्लेन ऑफ पेपर के वर्टिकली प्लेस करता हूं मैं, ठीक है कि नहीं है? मतलब ये प्लेन ऑफ पेपर है, मैं ऐसे प्लेस कर रहा हूं। ठीक है, अब बताओ, देख के यहां पर करंट मान लो फ्लो कर रहा है अंदर की तरफ, मान लो ऐसे प्लेस किया मैंने, ठीक है, और करंट का फ्लो मैंने मान लिया इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, अब बताओ, हम अपने क्या करेंगे, थंब को लेके जाएंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक, अब बताओ, यहां पर जो मेरा फिंगर का कर्ल है वो किस तरफ मूव कर रहा है? डाउनवर्ड। मतलब अगर मैं यहां पर देखूं तो ये है डायरेक्शन ऑफ करंट, तो मेरा ये जो फिंगर का मूवमेंट है वो ऐसे जा रहा है। मतलब अगर मैं डायरेक्शन ऑफ करंट अंदर की तरफ है तो यहां पर मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा, है कि नहीं? मतलब यहां पर ये आपका डिफ्लेक्शन शो कर देगा डाउनवर्ड डायरेक्शन में। इसका मतलब कि अगर आप कंडक्टर को प्लेस करते हो परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर, उस केस में मैग्नेटिक फील्ड उस पेपर के अलोंग हो जाएगा और जो कंपास रखा हुआ है वो भी उस पेपर के अलोंग मूव कर सकता है, डिफ्लेक्ट कर सकता है। मतलब उस केस में वो कंपास मैक्सिमम डिफ्लेक्शन शो करेगा। ठीक है, तो व्हेन वी प्लेस करंट कैरिंग कंडक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर एंड पासिंग थ्रू ए, देन कंपास शोज मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है बेटा, क्लियर है कहानी यहां पर? चलो तो लिखते हैं उसको हम लोग, व्हेन we place current carrying conductor perpendicular to plane of paper, then compass shows
मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। ठीक है, और मैक्सिमम डिफ्लेक्शन क्यों शो करेगा? क्योंकि इस केस में जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा ये, वो अलोंग द प्लेन ऑफ पेपर प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो देखो यहां पर ध्यान से कि अगर मान लो आपने कंडक्टर को ऐसे प्लेस किया है तो मैग्नेटिक फील्ड जो होगा वो पेपर के अलोंग होगा, पेपर के अलोंग होगा। ठीक है, तो इसलिए वहां पर डिफ्लेक्शन क्या होगा? मैक्सिमम होगा। ठीक, तो मैं यहां लिख देता हूं, बिकॉज मैग्नेटिक फील्ड produced is along the plane of paper। ठीक, ये कहानी है बेटा क्वेश्चन नंबर 13 की। क्लियर है बेटा यहां पर आप लोग को? ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं बता रहा हूं फिर से आप लोग को कि अगर आप उस कंडक्टर को पेपर के अलोंग रखेंगे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं आएगा। ठीक है, लेकिन अगर आप परपेंडिकुलर टू प्लेन ऑफ पेपर रखेंगे तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन आएगा। ठीक, क्लियर है? चलें, तो अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। तो पहले इसको आप लोग कॉपी कर ले, फिर देखते हैं। हो गया बेटा, शुरू करें आगे। चलो, अब क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 14 में, बिल्कुल ध्यान से आप लोग पहले पढ़ना। देखो क्या बोलता है, अंडर व्हाट कंडीशन परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट इज ऑब्टेन्ड इफ अ करंट कैरिंग सोलेनॉइड इज यूज्ड। बेटा किस कंडीशन में हम परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट ऑब्टेन कर सकते हैं? ठीक है, विद द हेल्प ऑफ करंट कैरिंग सोलेनॉइड। ठीक है, सपोर्ट योर आंसर विद द हेल्प ऑफ लेबल सर्किट डायग्राम। ठीक है, चलो अब आपको यह पता होगा कि हम मैग्नेट बना सकते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट हम कैसे बनाते हैं? एक सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक मटेरियल को इंसर्ट करके। ठीक है, अच्छा, लेकिन अगर तुम उस मैग्नेटिक मटेरियल में अगर सॉफ्ट आयरन यूज करोगे ना, तो जब तक करंट फ्लो करेगा सोलेनॉइड में तब तक उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड रहेगी। मतलब तब तक वो सॉफ्ट आयरन क्या रहेगा? मैग्नेट रहेगा। लेकिन जैसे ही तुमने वहां पर स्विच ऑफ किया, ठीक है, तो वो वापस से एक नॉर्मल सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, वो सॉफ्ट आयरन। लेकिन हमें यहां पर क्या करना है? परमानेंट इलेक्ट्रोमैग्नेट फॉर्म करना है। मतलब स्विच ऑफ करने के बाद भी वो मैग्नेट बना रहे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं? पहला शर्त तो यह है कि जो आप सोर्स प्रोवाइड करोगे सोलेनॉइड में वो होना चाहिए डायरेक्ट करंट सोर्स, मतलब बैटरी का इस्तेमाल करोगे आप लोग। ठीक है, एंड दूसरा ये कि जो मटेरियल यूज करोगे टू फॉर्म अ परमानेंट मैग्नेट, वो मटेरियल होना चाहिए स्टील का। ठीक है, तो अगर हम वहां पर मैग्नेटिक मटेरियल जो इंसर्ट करते हैं सोलेनॉइड के अंदर, वो अगर हम लोग स्टील का यूज करें तो एक बार जो उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड आ जाती है सो वो रिटेन कर जाती है कि नहीं? तो बेटा यहां पर दो चीजें हैं। एक पहला ये कि आप वहां पर डायरेक्ट करंट यूज करोगे, और दूसरा ये कि उसके अंदर स्टील यूज करोगे, है कि नहीं? क्योंकि हम कहते हैं कि स्टील की रिटेंटिविटी अच्छी होती है। मतलब एक बार जो मैग्नेटिक फील्ड उसके अंदर आ गई ना, ठीक है, तो वो आसानी से वापस नहीं जाती है। इसीलिए हम उसको यूज करते हैं एज अ परमानेंट मैग्नेट, टू फॉर्म परमानेंट मैग्नेट। इज इट क्लियर? ठीक है, तो ये कहानी है। आप देख सकते हैं ये डायग्राम है, इसमें हमने यूज किया है स्टील बार इंसर्ट किया है। ठीक है, तो ये था आपका सिंपल इन्फॉर्मेटरी क्वेश्चंस। ठीक है, चलें तो हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। देखें 15th क्वेश्चन में क्या बोलता है वो, AB is a current carrying conductor in the plane of paper as shown in figure। ये AB, ये आपका बेटा एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जो कि प्लेन ऑफ पेपर पे रखा हुआ है। ऐसे है ये कंडक्टर। ठीक, ओके,
What are the direction of magnetic fields produced by it at points P and Q given R1 is greater than R2? देखो, इस P पर और इस Q पर जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है उसका हमें क्या बताना है? डायरेक्शन बताना है। पॉइंट P पर और पॉइंट Q पे जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है इसके कारण, वायर के कारण, उसका डायरेक्शन बताना है मुझे। ठीक है, चलो बता देंगे हम लोग, आगे पढ़ते हैं। वेयर विल द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी लार्जर? तो यह भी बताना है कि यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा कि यहां पर ज्यादा होगा। ठीक है, तो दो सवाल है यहां पर। पहला सवाल यह कि आपको बताना है कि पॉइंट P और पॉइंट Q पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, और दूसरा पॉइंट P या पॉइंट Q कहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी। ठीक है, आओ पहला हम काम करते हैं डायरेक्शन के ऊपर। देखो ध्यान से बेटा, देखो क्या बोलता है, बड़ा सिंपल है। आप राइट हैंड थंब रूल यूज करना। करंट का डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो अपने थंब को ले जाओ ऊपर की तरफ। ठीक है, अब बताओ पॉइंट P पर आपका जो फिंगर का कर्ल है वो अंदर की तरफ है कि नहीं? देखो अंदर की तरफ है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर, है कि नहीं? मतलब पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है? अंदर की तरफ। ठीक है, तो अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड को बेटा हम लोग क्रॉस से शो करते हैं। अंदर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं? ओके, अब बताओ पॉइंट Q पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? देखो ध्यान से, अपने फिंगर को लेके जाओ ऊपर की तरफ। ठीक है, अब देखो, अब आप अपने फिंगर्स को अंदर से घुमा के लाओगे ना, तब जाके लेफ्ट में आओगे बाहर। तो देखो यहां पर ध्यान से, मैग्नेटिक फील्ड Q पर बाहर की तरफ है कि नहीं? देखो बाहर की तरफ। ठीक है, तो बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट Q इज आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज, एंड एट P इज इनटू द पेज, इनटू द पेज। ठीक है बेटा, तो पॉइंट Q पे क्या रहेगा? आउट ऑफ द पेज, उसको हम लोग डॉट से शो करते हैं, है ना? ऐसा सिंबल बनाया गया बेटा कि क्रॉस का मतलब मैग्नेटिक फील्ड होगा अंदर की तरफ, डॉट का मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ। ठीक है कि नहीं? ओके, चलो तो यहां पर मैं पहला आंसर जो मैंने यहां पर बोला है मैं लिखता हूं यहां पर। देखो डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड at P is into the page, into the page। ठीक है, and at Q is out of the page, out of the page। ठीक है, तो पॉइंट Q पे होगा आउट ऑफ द पेज और पॉइंट P पे होगा इनटू द पेज। क्लियर है? अब इसी में जो दूसरा सवाल है उसका आंसर देते हैं अपन। आओ देखो, कहां पर मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, पॉइंट P पे कि पॉइंट Q पर? तो देखो ध्यान से बेटा, हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, मतलब जितना ज्यादा डिस्टेंस आप लोगे कंडक्टर से उतना कम मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, तो जो पॉइंट जितना ज्यादा होगा कंडक्टर से, जो पॉइंट जितना ज्यादा दूर होगा कंडक्टर से, वहां पर मैग्नेटिक फील्ड उतना कम होगा। तो तुम देखो R1 बड़ा है R2 से, तो ये R1 बड़ा है R2 से, तो ऑब्वियस ही बात है बेटा कि यहां का मैग्नेटिक फील्ड कम होगा यहां के मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, ये पॉइंट दूर है एज कंपेयर टू Q, तो यहां का मैग्नेटिक फील्ड कम होगा और यहां का मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा।
तो उसने पूछा कहां ज्यादा होगा, तो आंसर क्या होगा, पॉइंट Q। ठीक है, तो हम कहेंगे सिंस R1 इज ग्रेटर देन R2 देयरफॉर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एट Q इज मोर देन मैग्नेटिक फील्ड एट P। ठीक है, क्लियर है बेटा आपको यहां पर? तो जितना ज्यादा दूर उतना कम मैग्नेटिक फील्ड, जितना कम दूर उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 15। क्लियर है? ठीक है, चले तो इसको बेटा कॉपी कर ले आप लोग, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चले बेटा देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन नंबर 16 में, देखना, अ मैग्नेटिक कंपास shows a deflection when placed near a current carrying wire। ऑब्वियस सी बात है, करंट कैरिंग वायर के करीब में अगर तुम मैग्नेटिक कंपास को रखोगे तो डिफ्लेक्शन होना ही है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करता है वो करंट कैरिंग वायर। ठीक है, हाउ विल द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास गेट अफेक्टेड इफ द करंट इन द वायर इज इंक्रीज्ड। अगर तुम वायर में करंट को इंक्रीज करते हो तो डिफ्लेक्शन में क्या चेंजेस आएंगे? ठीक है, डिफ्लेक्शन पे क्या असर आएगा कंपास के? तो भैया उसका डिफ्लेक्शन बढ़ जाएगा, है कि नहीं? पहले मान लो उसका अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शन कम था, तो अगर आप करंट को बढ़ाओगे तो डिफ्लेक्शन का अमाउंट भी बढ़ेगा, क्योंकि हम कहते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। जितना ज्यादा करंट उतना ज्यादा मैग्नेटिक फील्ड, मतलब उतना ज्यादा डिफ्लेक्शन। ठीक है, तो सिंपल आंसर इसका बेटा हम कहेंगे यहां पर कि सिंस मैग्नेटिक फील्ड is directly proportional to current, ठीक है, therefore when we increase the current then deflection of compass increases। ठीक है, तो ये था बेटा सिंपल, बहुत सिंपल क्वेश्चन था, इंफॉर्मेटरी टाइप था। ठीक है, चले तो बेटा इसको कॉपी कर ले, मूव करते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, चले आगे देखते हैं बेटा क्वेश्चन हम लोग। देखो बेटा क्या बोलता है इसके अंदर, इट इज स्टैब्लिश्ड that an electric current through a metallic conductor produces a magnetic field around it। हाँ सही बात है, कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा है तो वो अपने चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। ओके, इज देयर अ सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड अराउंड अ थिन बीम ऑफ मूविंग अल्फा पार्टिकल्स। क्या सेम मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा अगर कोई बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स मूव करे तो सुनो ध्यान से बेटा, पहली बात, अल्फा पार्टिकल्स मतलब पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल्स के बीम मूव कर रहे हैं, मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स का बीम मूव कर रहा है, और ये चार्ज पार्टिकल है, और आपको पता होगा जहां चार्ज फ्लो करता है वहां पर आपका करंट फ्लो करता है। ठीक है, तो हम कहते हैं कि flow of positive charge particle is equivalent to conductor carrying current, है कि नहीं? मतलब अगर कोई पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है ना, तो हम इसको इक्विवेलेंट मानेंगे कि भैया वहां पर कोई कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है इन द डायरेक्शन ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो यस, मूविंग अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूसेस सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड, है कि नहीं? ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल इज अ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। ठीक है, तो अल्फा पार्टिकल के केस में बिल्कुल सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। ठीक है, अब देखते हैं अगर न्यूट्रॉन्स मूव करेंगे, न्यूट्रॉन्स के बीम अगर मूव करेंगे तो क्या सिमिलर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होगा?
नो, क्योंकि न्यूट्रॉन्स जब मूव कर रहा है तो न्यूट्रॉन मतलब क्या, नो चार्ज। तो अगर कोई चार्ज ही मूव नहीं कर रहा मतलब करंट नहीं होगा, और अगर करंट नहीं होगा तो मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। ठीक है, तो न्यूट्रॉन्स के मोशन में कोई मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, तो ये जो बड़ा मैंने बात कही है ये आपको यहां पर आंसर में दिखेगा। इज इट क्लियर? सिंपल क्वेश्चन, आगे बढ़े। चलो तो बेटा ये आप लोग कॉपी कर लें, फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, चलो अब देखना ध्यान से बेटा, क्या बोलता है 18th क्वेश्चन में। व्हाट डज द डायरेक्शन ऑफ थंब इंडिकेट? थंब इंडिकेट इन द राइट हैंड थंब रूल। राइट हैंड थंब रूल में ये थंब क्या शो करता है भैया? डायरेक्शन ऑफ करंट, है कि नहीं? तो यहां पर हम बोलेंगे थंब शोज डायरेक्शन ऑफ करंट। ओके, फिर बोलता है इन व्हाट वे दिस रूल इज डिफरेंट फ्रॉम फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। राइट हैंड थंब रूल कैसे डिफरेंट है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से? तो ये सिंपल सी कहानी है। राइट हैंड थंब रूल का हम इस्तेमाल करते हैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने में, और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं हम लोग किसमें? डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालने में, है कि नहीं? ठीक है, किसी कंडक्टर में किस डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, ठीक है, वो निकालने में हम यूज करते हैं फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। तो दोनों का पर्पस अलग अलग है कि नहीं? तो देखिए ध्यान से, यहां पर मैं यहां पर बोलूंगा पहले आंसर में, इन राइट हैंड थंब रूल thumb shows direction of current, डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, पहला बड़ा सवाल का जवाब दिख दिया मैंने यहां पर। फिर यहां पर थंब रूल कैसे डिफरेंट है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से? तो हम कहेंगे बाय राइट हैंड थंब रूल we determine direction of magnetic field ठीक है, एंड फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम क्या करते हैं? बाय फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल we determine direction of force acting on conductor। ठीक है, तो थंब रूल से हम डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से हम डायरेक्शन ऑफ फोर्स निकालते हैं। ठीक है, तो ऐसे थंब रूल डिफरेंट है फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल से। सिंपल क्वेश्चन था बेटा बिल्कुल ये। चले कॉपी करें बेटा आप लोग, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 19 में क्या बोलता है? ठीक है, बिल्कुल ध्यान से आप लोग देखना। यहां पर देखो, मीना ड्रॉज मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज टू द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग सर्कुलर लूप। बेटा सर्कुलर लूप में करंट फ्लो कर रहा है, उसके मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को ड्रॉ किया है मीना ने। ठीक है, आगे देखते हैं। As she moves away from the center of the circular loop, she observed that the lines keep on diverging। मतलब लूप के सेंटर से अगर दूर जा रहे हैं, ठीक है,
तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डाइवर्जिंग हो रही है। ठीक है, ओके। हाउ विल यू एक्सप्लेन हर ऑब्जर्वेशन? ठीक है, तो मेरी बात को सुनना ध्यान से बेटा। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि सर्कुलर लूप में अगर करंट फ्लो कराओगे, ठीक है, तो जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बनती हैं वहां पर, वो सर्कुलर बनती हैं सरकमफरेंस के करीब में। कंडक्टर के करीब में क्या बनती है? सर्कुलर। ठीक है, और जैसे ही हम सेंटर पे आते हैं लूप के, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती हैं? स्ट्रेट, लाइक दिस। ये देखो ध्यान से, ठीक है, ध्यान देना बस आप लोग। ये आपका सर्कुलर कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब ध्यान देना, इसके सरकमफरेंस पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसी होती हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स होती हैं। ठीक है, यहां पर भी कैसी होती हैं? कंसेंट्रिक सर्कल्स होती हैं। और बिल्कुल सेंटर पे क्या होती है? स्ट्रेट। ठीक है, ऐसी होती है बेटा। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से। ध्यान देना बेटा आप लोग, यहां पर देखना। तो मैंने क्या बोला कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? स्ट्रेट होती हैं। ठीक है, और जैसे ही हम सेंटर से दूर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस देखो डाइवर्ज हो रही है कि नहीं हो रही है? ठीक है, तो ऐसा पैटर्न बनाया मीना ने। अब यहां पर हमें यह बताना है कि सेंटर से जब दूर जाते हैं तो ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो रही है? डाइवर्ज हो रही हैं। तो इस ऑब्जर्वेशन को एक्सप्लेन करना है अपन को, तो सुनना ध्यान से बेटा। हम कहते हैं कि जो सर्कुलर लूप होता है उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है। जैसे ही हम सेंटर से दूर जाते हैं, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होते जाती है, और जो डाइवर्जिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती हैं वो वीक मैग्नेटिक फील्ड को शो करती हैं, है कि नहीं? तो जैसे ही हम सेंटर से दूर जाते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड को डिक्रीज होना है, इसीलिए वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या होती हैं? डाइवर्जिंग होती हैं। इज इट क्लियर? सिंपल। तो हम कहेंगे यहां पर, since as we move away from center, magnetic field decreases. ठीक है, एंड या यहां पर हम ऐसा बोलेंगे, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस विच इज शोन बाय डाइवर्जिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ठीक है, तो जैसे ही हम सेंटर से दूर जाते हैं मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम होती है। ठीक है, और उसी को शो किया है उस डाइवर्जिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ने, है कि नहीं? डाइवर्ज क्यों हो रही है? क्योंकि वहां पर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ डिक्रीज हो रही है। ठीक है, सिंपल सा रीजन यहां पर है। ठीक है बेटा, चलें, तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 19। अब हम आगे देखते हैं। चलो, इसको क्लियर कर दिया बेटा मैंने। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, अब देखें ध्यान से आप लोग, क्वेश्चन नंबर 20 में क्या बोलता है वो। व्हाट डज द डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर द एंड्स ऑफ करंट कैरिंग स्ट्रेट सोलेनॉइड इंडिकेट? ठीक है, आपको बेटा पता होगा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है सोलेनॉइड में, वो एंड्स पे जाके क्या होती है? डाइवर्ज हो जाती हैं। ठीक है, डाइवर्ज हो जाती है एंड पे जाकर के। ठीक है, अंदर क्या रहती है? बिल्कुल पैरेलल टू ईच अदर एंड इक्वली स्पेस्ड, क्योंकि सोलेनॉइड के अंदर क्या होता है? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड।
लेकिन जैसे ही एंड पे आते हैं सोलेनॉइड के, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या हो जाती है? डाइवर्ज। ठीक है, एंड यू नो वेरी वेल, डाइवर्जिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस शोज वीकर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ, है ना। मतलब यहां पर डाइवर्जिंग मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या इंडिकेट कर रही हैं कि एंड्स पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो गई है, अंदर के मुकाबले एंड पर सोलेनॉइड का मैग्नेटिक फील्ड कम होता है। ठीक है, तो यहां पर बेटा मैंने आंसर लिखा हुआ है, द डाइवर्जेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नियर टू एंड ऑफ सोलेनॉइड इंडिकेट मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेस नियर द एंड। ठीक है, तो एंड पर मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ कम हो जाती है अंदर के मुकाबले। ठीक है, तो ये सिंपल इंफॉर्मेटरी टाइप क्वेश्चन था। ठीक है, चलें हम आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ। चलो 21 में क्या बोलता है? ठीक है, ध्यान देना बस आप लोग। नेम 4 अप्लायंसेस वेयर एन इलेक्ट्रिक मोटर, अ रोटेटिंग डिवाइस दैट कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी टू मैकेनिकल एनर्जी। आपको पता ही है कि मोटर क्या करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है। हम बेटा सप्लाई देते हैं तो फिर उससे हम काम लेते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल टू मैकेनिकल कन्वर्ट करता है। तो हमें यहां पर 4 अप्लायंसेस बतानी है जिसमें यह मोटर इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो पहला बेटा हम क्या देखेंगे, पहला ले लेते हैं हम लोग, क्या? देखें, पहला अप्लायंस हम बोलेंगे आपका इलेक्ट्रिक फैन। ठीक है, इलेक्ट्रिक फैन हो गया। ठीक है, जिसमें हम मोटर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा बेटा वॉशिंग मशीन, यहां भी हम मोटर का इस्तेमाल करते हैं। हम सप्लाई देते हैं और उससे हम लोग रोटेशन कराते हैं और फिर हम कपड़े को धोते हैं। ठीक है, चलो थर्ड हो गया आपका टेप रिकॉर्डर। ठीक है, टेप रिकॉर्डर हो गया। ठीक है, तो टेप रिकॉर्डर बेटा आप लोग को पता है, टेप रिकॉर्डर में क्या होता है कि हम लोग मोटर का इस्तेमाल करते हैं तो उनकी रील्स घूमती हैं। ठीक है, तो टेप रिकॉर्डर का में हम इस्तेमाल करते हैं मोटर को। एंड चौथा हो गया आपका मिक्सर ग्राइंडर। मिक्सर ग्राइंडर, इसमें भी हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का। ठीक है, तो ये हो गए आपके 4 अप्लायंसेस जिसमें हम इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक मोटर का। नाउ अब देखते हैं आगे क्या बोलता है। इन व्हाट रेस्पेक्ट मोटर्स आर डिफरेंट फ्रॉम जनरेटर्स। किस रेस्पेक्ट में मोटर डिफरेंट होता है जनरेटर से? भैया बहुत बड़ा डिफरेंस है दोनों में। ठीक है, मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट करता है किसमें? मैकेनिकल एनर्जी में। और जनरेटर क्या करता है? मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, तो मेरी बात को सुनना, यहां पर मैं लिखता हूं इन मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी is converted to mechanical energy ठीक है, बट आपका जो जनरेटर है एंड इन जनरेटर मैकेनिकल एनर्जी is converted to इलेक्ट्रिकल एनर्जी। तो उल्टा काम होता है मोटर और जनरेटर में। ठीक है, तो ये इस रेस्पेक्ट में मोटर और जनरेटर्स आपस में डिफरेंट होते हैं। ठीक है कि नहीं है? चलें, तो ये आपका सिंपल बेटा इंफॉर्मेटरी क्वेश्चन था ये। चलो अब हम आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की तरफ। ठीक है, पहले कॉपी कर ले इसको आप लोग। ठीक है, अब देखें यहां पर ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या बोल रहा है।
व्हाट इज द रोल ऑफ टू कंडक्टिंग स्टेशनरी ब्रशेस इन अ सिंपल इलेक्ट्रिक मोटर। बट आप लोग को पता होगा इलेक्ट्रिक मोटर में जो स्प्लिट रिंग्स लगे होते हैं, ठीक है, जो स्प्लिट रिंग्स कनेक्टेड होता है आर्मेचर में, उस स्प्लिट रिंग से क्या अटैच होता है बेटा, ब्रशेस, ठीक है। अब ब्रशेस क्या करता है, एक्सटर्नल सर्किट से करंट ड्रॉ करता है। तो ब्रशेस क्या करता है, ड्रॉ करंट फ्रॉम द एक्सटर्नल सर्किट। आपको पता है कि मोटर जो है इलेक्ट्रिकल को मैकेनिकल में कन्वर्ट करता है, तो हमें इलेक्ट्रिकल इनपुट देना होता है उसमें, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक करंट कौन ड्रॉ करता है, वो आपका ब्रशेस, ठीक है। और फिर वो डिलीवर करता है किसको, स्प्लिट रिंग्स को, और फिर स्प्लिट रिंग से आर्मेचर में। तो आर्मेचर बन जाता है करंट कैरिंग कंडक्टर, और वो रखा रहता है किसमें, मैग्नेटिक फील्ड में। तो उसके ऊपर लगता है फोर्स और वो घूम जाता है, ठीक है कि नहीं है। तो यहां पर बस आपको इतना ही बोलना है कि कार्बन जो ब्रशेस हैं यहां पर, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो करंट ड्रॉ करते हैं एक्सटर्नल सर्किट से और डिलीवर कर देते हैं आर्मेचर को, सिंपल, ठीक है। तो यहां पर लिखा है मैंने कि ब्रशेस ड्रॉ करंट फ्रॉम सोर्स एंड देन सप्लाई टू आर्मेचर। सोर्स से लिया करंट, आर्मेचर को दे दिया, यह काम होता है ब्रशेस का, ठीक, सिंपल क्वेश्चन। अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोलता है, 23 क्वेश्चन नंबर में बोलता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डायरेक्ट करंट एंड एन ऑल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट और ऑल्टरनेटिंग करंट में क्या डिफरेंस है, ठीक है। तो सिंपल है बेटा, यहां पर डायरेक्ट करंट हम उस करंट को कहते हैं जिसका डायरेक्शन थ्रू आउट द फ्लो चेंज नहीं होता है ना। एक ही डायरेक्शन में अगर करंट फ्लो कर रहा है तो हम कहते हैं वो डायरेक्ट करंट है, ठीक है। और डायरेक्ट करंट की फ्रीक्वेंसी कितनी होती है, 0, ठीक है, ओके। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होती है, ऑल्टरनेटिंग करंट हम उस करंट को कहते हैं, ठीक है, जिसकी डायरेक्शन पीरियोडिकली चेंज होती है। मतलब एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में उसका डायरेक्शन चेंज होगा, ठीक है। तो ऐसे करंट को हम क्या कहते हैं, ऑल्टरनेटिंग करंट। तो यहां पर लिखा हुआ है डायरेक्ट करंट इट फ्लो ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है। और डायरेक्ट करंट का सोर्स क्या होता है, आपका बैटरी, डीसी जनरेटर, ये क्या है, सोर्स ऑफ डायरेक्ट करंट। ये है बेटा डायरेक्ट करंट का ग्राफ, ठीक है। हमने वाई पर लिया करंट को, एक्स पे लिया टाइम को, और यहां पर आप देख रहे हैं जो करंट फ्लो कर रहा है 0 टाइम पे, वही थ्रू आउट द टाइम सेम करंट फ्लो कर रहा है इन द सेम डायरेक्शन। तो ये होता है आपका डायरेक्ट करंट। अब हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट की, ठीक है। ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑल्टरनेटिंग करंट हम उस करंट को कहते हैं जिसका डायरेक्शन पीरियोडिकली क्या हो, चेंज हो। मतलब एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम के बाद उसका डायरेक्शन क्या हो, चेंज हो, ठीक है। यहां पर ग्राफ देखें आप लोग, मैंने लिया वाई एक्सिस पर करंट को, एक्स एक्सिस पर टाइम को लिया मैंने। अब आप देखें, ये मान लो आपका 0 टाइम है, ये मान लो आपका 2 सेकेंड है, ये मान लो 4 सेकेंड है, ये मान लो आपका 6 सेकेंड है, एंड सो ऑन। तो आप देखो 2 सेकेंड के बाद उसका डायरेक्शन क्या हो गया, चेंज। फिर अगले 2 सेकेंड में फिर डायरेक्शन क्या हुआ, चेंज। अगले 2 सेकेंड में फिर क्या हुआ, डायरेक्शन चेंज। तो एक रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम में उसका डायरेक्शन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो ऐसे करंट को हम कहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट। सिंपल सा डेफिनेशन है बेटा ऑल्टरनेटिंग करंट का, ठीक है, ओके। अब इसी में एक सवाल है, और देखो, हाउ मेनी टाइम्स डज AC यूज्ड इन इंडिया चेंज डायरेक्शन इन 1 सेकेंड। इंडिया में ऑल्टरनेटिंग करंट का डायरेक्शन 1 सेकेंड में कितनी बार चेंज होता है, ठीक है। तो आओ यहां पर ध्यान देना, आप लोग मेरी बात को सुनना ध्यान से। हम कहते हैं इंडिया में ऑल्टरनेटिंग करंट की फ्रीक्वेंसी होती है 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल्टरनेटिंग करंट इन इंडिया। बेटा हर कंट्री में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू वैरी करती है, ठीक है। तो इंडिया में होती है 50 हर्ट्ज।
50 हर्ट्ज का मतलब होता है 50 साइकिल्स इन 1 सेकेंड। मतलब 50 साइकिल कंप्लीट करेगा वो 1 सेकेंड में। ठीक है, अब मेरी बात को सुनना ध्यान से बेटा। यहां पर 50 साइकिल 1 सेकेंड में, और 1 साइकिल किसे बोलते हैं हम लोग? देखो, इसे कहेंगे हम लोग यहां तक 1 साइकिल। तो 1 साइकिल में 2 हाफ साइकिल है ना, और 1 साइकिल में कितनी बार डायरेक्शन चेंज होगा? 2 बार। देखो, एक बार यहां डायरेक्शन चेंज होगा और एक बार एंड में होगा। तो 1 साइकिल में 2 बार डायरेक्शन चेंज होता है, तो 50 साइकिल में कितनी बार डायरेक्शन चेंज होगा? 100 टाइम्स। तो 1 सेकेंड में कितनी बार डायरेक्शन चेंज होगा बेटा करंट का? 100 टाइम्स। ठीक है, तो हम कहते हैं 50 साइकिल्स इन 1 सेकेंड, मतलब 100 हाफ साइकिल्स इन 1 सेकेंड, और 100 हाफ साइकिल मतलब 100 बार डायरेक्शन चेंज होगा 1 सेकेंड में। तो उसने सवाल वही पूछा है कि कितने बार डायरेक्शन चेंज होगा 1 सेकेंड में, तो 100 टाइम्स डायरेक्शन चेंज होगा। तो यहां पर मैं लिखता हूं 50 साइकिल्स इन 1 सेकेंड, therefore 100 half cycle in 1 second, therefore 100 times direction change in 1 second। ठीक है, सिंपल। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 23। आप इसको कॉपी कर ले, फिर हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़े बेटा हम लोग। ध्यान देना आप लोग, यहां पर क्या बोलता है 24 क्वेश्चन नंबर में। ठीक है, व्हाट इज द रोल ऑफ फ्यूज यूज्ड इन सीरीज विथ एनी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस। फ्यूज का क्या रोल होता है जो हम इलेक्ट्रिक अप्लायंस के सीरीज में कनेक्ट करते हैं? तो बेटा बहुत बड़ा रोल है फ्यूज का। फ्यूज जो है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को डैमेज होने से बचाता है बाय अवॉइडिंग द एंट्री ऑफ एक्सेस करंट, है ना। शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग की वजह से सर्किट में अचानक से एक्स्ट्रा करंट आ जाता है, तो अगर वो फ्यूज नहीं लगा होगा ना, तो उस अप्लायंसेस में वो एक्सेस करंट चला जाएगा और वो अप्लायंसेस क्या हो सकता है बेटा? डैमेज हो सकता है। तो ये जो एक्सेस करंट है उसकी एंट्री को अवॉइड करता है कौन? फ्यूज। हम कहते हैं कि फ्यूज जो है वो उस मटेरियल का बना होता है जिसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है ना, उसकी रेजिस्टिविटी हाई होती है। ठीक है, और उसकी रेटिंग बिल्कुल मैच करते हुए होती है किसके? उस अप्लायंसेस की। मान लो अप्लायंसेस को 5 एंपियर करंट चाहिए, तो जो फ्यूज है उसकी रेटिंग भी कितनी होगी? 5 एंपियर होगी। ठीक है, मतलब 5 एंपियर से अगर ज्यादा करंट आया तो वो फ्यूज क्या हो जाएगा? मेल्ट। और अगर फ्यूज हो गया मेल्ट, मतलब वो एक्सेस करंट अंदर जाएगा ही नहीं, तो वो अप्लायंसेस डैमेज होने से बच जाएगा। तो ये रोल होता है फ्यूज का। ठीक है, अब देखो इसी में एक और सवाल पूछता है वो, वाई शुड अ फ्यूज विथ डिफाइंड रेटिंग नॉट बी रिप्लेस्ड बाय वन विथ अ लार्जर रेटिंग। मतलब कोई फ्यूज है डिफाइंड रेटिंग का, मतलब जितना रेटिंग अप्लायंसेस का है उतने ही रेटिंग का फ्यूज है आपके पास, तो उस फ्यूज को हम रिप्लेस नहीं कर सकते हाई रेटिंग के फ्यूज से। ऑब्वियस ही बात है। मान लो तुम्हारे पास डिफाइंड रेटिंग 5 एंपियर का है और तुम क्या कर रहे हो? उस फ्यूज को हटा करके 7 एंपियर का लगा दोगे फ्यूज, तो फिर क्या होगा? 7 एंपियर का अगर तुम लगा दोगे हाई रेटिंग का, मतलब 5 से ज्यादा करंट भी उसके अंदर जा सकता है, और अगर 5 से ज्यादा करंट उसके अंदर गया तो वो अप्लायंसेस क्या हो जाएंगे? डैमेज। ठीक है, तो डिफाइंड रेटिंग के फ्यूज को आप हाई रेटिंग के फ्यूज से रिप्लेस नहीं करोगे। ठीक है, क्योंकि अगर करोगे ऐसा तो एक्सेस करंट एंटर हो जाएगा।
जो अप्लायंसेस को क्या कर देगा, डैमेज। इज इट क्लियर? ठीक है, तो यही हम लोगों ने यहां पर बेटा क्वेश्चन में आंसर लिखा हुआ है, जो मैंने बात कही है वो यहां पर मेंशन है। तो यहां पर आपका खत्म होता है पूरा शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आपके एग्जाम्पलर क्वेश्चन का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट का। इज इट क्लियर? इसको बड़ा नोट कर लें आप लोग। नोट हो गया? ठीक है, तो यहां पर बेटा अपना शॉर्ट आंसर ओवर है। तो मैं आपको कहूंगा कि आप इस क्वेश्चन के एक एक आंसर को अपने शब्दों में भी लिख करके एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लेना, क्योंकि ये सारे क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, ओके। एंड जैसा कि आपको मालूम है कि जो मैग्नेट ब्रेन्स है वो नंबर 1 प्लेटफॉर्म है इंडिया का, जहां पर आपको फ्री ऑनलाइन एजुकेशन मिलती है फ्रॉम किंडरगार्टन टू क्लास 12th। बस आपको कुछ नहीं करना, आपको उसकी वेबसाइट पे जाना है magnetbrains.com पे, और वहां पर आपको अपने सब्जेक्ट्स सेलेक्ट करने हैं, आपको चैप्टर सेलेक्ट करना है, और जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे आपका वीडियो ऑन हो जाएगा। ठीक है, एंड लास्ट में बस यही कहूंगा कि अगर आपको इस वीडियो से वैल्यू मिलती है तो आप इसको लाइक करें, एंड अगर आप चैनल में नए हैं तो आप इसको सब्सक्राइब करें एंड दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू।